वो जख्मों से चूर था। उसने बहुत मुश्किल से हिम्मत बांधी, गाड़ी की खिड़की से कूदा और रेंगता हुआ चट्टान तक पहुंचा। लेकिन खून बहुत बह चुका था और मदद का नामो निशान नहीं था। ये यूरोप का जजीरा नुमा शहर इटली है। यहाँ सैकड़ों पाकिस्तानी बरसों से आबाद हैं। गुजरात का सुलेमान भी रोजी रोटी की तलाश में इटली जा बसा था। सुलेमान जब भी इटली के पहाड़ों को देखता तो गुजरात में अपने दोस्तों और कजिन्स को कॉल करता और फिर वो दिन आ गया। सुलेमान अपनों में ईद मनाने पाकिस्तान पहुंच गया। 5 साल बाद अहले खाना से मिला तो यूं खुश था कि जैसे वो वापस जाना ही ना चाहता हो। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। 10 मई 2025 का दिन था। वो गुजरात में अपने घर पर था। सुलेमान के 2 कजन्स उमर एहसान और वासिफ शहजाद इसके घर आए। फिर तीनों ने मिलकर अपने मुश्तरका दोस्त उस्मान डार को घर बुलाया। कई साल बाद चारों दोस्त एक साथ बैठे तो खुशगप्पियों में मशगूल हो गए। फिर अचानक सुलेमान ने इन्हें कुछ याद दिलाया। याद है ना, गिलगित जाना था। तीनों दोस्त उछल पड़े कि जैसे पहले से तैयार बैठे हों। थोड़ी ही देर बाद रवानगी का दिन डिसाइड हो गया, जो सिर्फ एक दिन बाद का था। 12 मई 2025 सुबह का वक्त है। तीनों दोस्त सुलेमान के घर पर जमा हो चुके हैं। घर के दरवाजे पर सफ़ेद रंग की होंडा सिविक खड़ी है। घर वालों को खुदा हाफिज कहते हुए चारों दोस्त गिलगित के सफ़र पर रवानगी के लिए तैयार हैं। सफ़र शुरू हो चुका था। कराकरम हाईवे से होते हुए चारों दोस्त गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। 15 मई 2025 चारों दोस्त अताबाद झील पहुंचते हैं। कुछ घंटे वहीं एंजॉय करने के बाद 15 मई 2025 को रात लगभग 11:17 पर उस्मान अपने वालिद को वॉइस मैसेज करता है, पापा अभी हम गिलगित पहुंच रहे हैं, वहां कुछ स्टे करेंगे और सुबह स्कर्दू रवाना हो जाएंगे। रात 11:21 पर इसके पापा उस्मान को 2 वॉइस मैसेज भेजते हैं और रात 11:22 पर उस्मान का आखिरी वॉइस मैसेज अपने पापा को आता है। अब चारों दोस्त गिलगित पहुंच चुके हैं। उन्होंने दनियोर में वाक़े मोहसिन लॉज का कमरा नंबर 104 बुक करवाया है। सुलेमान सुबह 4 बजे तक अपने भाई आशिर के साथ राब्ते में रहा। सारा दिन कैसा गुजरा, क्या खाया, क्या पिया, अपनी रुदात सुनाता रहा। मई 2025 रात भर आराम के बाद लगभग 9 बजे ये चारों दोस्त लॉज छोड़ देते हैं और सफ़र शुरू होता है पहाड़ों की हसीन वादी स्कर्दू का। सुबह 9 बजे से किसी का किसी से राब्ता नहीं था। मुसलसल 2 से 3 दिन यानी 16, 17 और 18 मई तक किसी की कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। बिलाखिर 19 मई को घर वालों का सबर जवाब दे गया। राब्ता ना होने पर उस्मान के दोस्त अब्दुल राफे बाय स्कर्दू गए और मिसिंग कंप्लेन लिखाने की भरपूर कोशिश की, मगर कोई थाना मिसिंग कंप्लेन लेने को तैयार नहीं था। अब्दुल राफे थाना दनियोर गए। उन्होंने भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने से इनकार कर दिया। शायद पुलिस को लगता होगा कि अक्सर इलाकों में मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा होगा। शायद इन्हें लगता होगा कि अगर हादसा हुआ होता तो रिपोर्ट हो चुका होता। 19 मई को फैज़ान काज़मी को भी इस केस का इल्म हुआ। आमिर अशरफ और फैज़ान काज़मी टूरिस्ट हैं। उन्होंने भी इस केस पर वर्किंग शुरू कर दी। फैज़ान ने 20 मई की सुबह टूरिस्ट पुलिस हुंजा से पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया। 22 मई को गुजरात से वासिफ के चाचा शौकत भी 2 से 3 लोगों को लेकर गिलगित पहुंच गए। हुंजा टूरिस्ट पुलिस के यासिर अब्बास 3 दिन तक मुख्तलिफ स्पॉट्स पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे। मुख्तलिफ कैमरों से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की तलाश करते रहे कि शायद लापता गाड़ी का कुछ सुराग मिल सके। मुख्तलिफ मकामात की सीसीटीवी वीडियोस देखी गईं। हुंजालियाबाद के अस्पताल के कैमरा में 15 मई दोपहर 2:19 पर गाड़ी स्पॉट हुई जो हुंजा से गिलगित आ रही थी। वहां से वो लोग नलथर गए और 11:30 बजे रात दनियोर में मोहसिन लॉज चले गए। जब मोहसिन लॉज से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाने का कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब्दुल राफे को फिर से दनियोर थाना भेजा गया, मगर थाने वालों ने भी एक बार फिर एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया। बहरहाल बड़ी तगदो के बाद कुछ जगहों से सीसीटीवी फुटेज दस्तयाब हो गई, जिसे देखने के बाद टूरिस्ट पुलिस के एक ऑफिसर ने हुंजा साइट को क्लियर करार दे दिया क्योंकि गाड़ी हुंजा से निकल चुकी थी।
ये चारों स्कर्दू चले गए हैं, इसका एक ही सबूत था, उस्मान का अपने वालिद को किया गया आखिरी मैसेज। व्यूअर्स, शायद आपके इल्म में होगा कि स्कर्दू जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता नारान से आता है, जो पहले नारान से बाबूसर टॉप, फिर चल्लास और फिर स्कर्दू पहुंचता है। इस मुख्तसर रास्ते पर नारान में कयाम का मौका भी मिल जाता है, जबकि दूसरा रास्ता मोटरवे के जरिए जाने का है। मोटरवे से सयाह मानसेरा के पास ठाकोट पहुंचते हैं, फिर ठाकोट के बाद KKH, फिर बशाम और इसके बाद दासू। दासू से आगे चल्लास तक रास्ता इंतहाई ख़राब और ख़तरनाक है। ये जगह सुनसान है, सड़कें टूटी फूटी हैं और मोड़ इंतहाई पेचीदा हैं। ये ट्रैक 107 किलोमीटर बनता है और तकरीबन 5 घंटे मुसलसल सफ़र करके तय किया जाता है। पहाड़ों की शदीद गर्मी के बायस लोग थकन से चूर हो जाते हैं और जिस्म आराम मांगता है। इन चारों दोस्तों ने भी यही दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इस तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का खिड़की से सर टिकाए सोया हुआ है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि ये चारों बुरी तरह थक चुके थे। बहरहाल तलाश का सिलसिला जारी रहा। गिजरवादी जाने वाले पुलिस नाके से राब्ता किया गया तो मालूम हुआ कि गाड़ी नंबर ANE 805 सिरे से खिजरवादी में दाखिल ही नहीं हुई। सोचा कहीं एंट्री मिस ना हो गई हो। गाकूच की CCTV, गोपस, खलती और फंडर तक चेक करवा लिया, लेकिन गाड़ी गिजर में स्पॉट ही नहीं हुई। आखिरी लोकेशन निकाली गई तो वो पड़ी बंगला निकली। इस लोकेशन को क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा लोकेशन निकलवाई गई तो पड़ी बंगला पर आकर लोकेशन खत्म हो गई। अब अब्दुल राफे, जो उस्मान का दोस्त था, इसे थाना जगलूट भेजा गया ताकि वो वहाँ मिसिंग कंप्लेन लिखवाए, लेकिन उन्होंने भी कंप्लेन लेने से इनकार कर दिया। मिसिंग कंप्लेन लेने से इनकार पर अब्दुल राफे और पुलिस के दरमियान थोड़ी तलखी भी हो गई। सफारिश के बाद थाना जगलूट ने दरख्वास्त तो रख ली, लेकिन कोई डायरी नंबर नहीं दिया। यहाँ अब तक की कोशिश की वजह से एरिया डिफाइन हो चुका था। दन्योर से पड़ी बंगला तक मुख्तलिफ स्पॉट्स पर सर्चिंग स्टार्ट की गई, लेकिन ना हादसे के शवाहिद मिले, ना ही गाड़ी। जहाँ जहाँ शक हुआ, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया गया। मुख्तलिफ स्पॉट्स पर दरिया में जाल लगा दिए गए। पड़ी बंगला पर जहाँ लोकेशन ख़त्म हो रही थी वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया, मगर गाड़ी का नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद दन्योर से पड़ी बंगला तक के CCTV कैमरे सर्च करने शुरू कर दिए गए। ये काम भी आसान न था, क्योंकि कोई ताउन करने को तैयार दिखाई ना देता था। पड़ी बंगला में ही वाक़े एक दफ्तर की मिन्नत समाजत की गई, जिसके बाद उन्होंने CCTV फुटेज दिखाई। ये 16 मई 2025 की फुटेज थी। सुबह 9:37 पर गाड़ी पड़ी बंगला में स्पॉट हुई। होम डिपार्टमेंट के एक अफसर की सिफारिश पर कारगा नाला, कारगा बुधा, हरापोश, कांझेवादी और स्कर्दू सियाचिन रोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन वहां भी कुछ ना मिल सका। ये तमाम रेस्क्यू टीम्स अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशंस में मशगूल थीं, लेकिन हर तरफ से यही जवाब आ रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है। पड़ी बंगला से अस्तोर, गोड़ी कोट से चिल्लम, हर रास्ता, हर दरिया खंगाल दिया गया। ना गाड़ी का कुछ पता चला, ना ही चारों दोस्तों के शवाहिद मिले। अस्तोर के मकामी अफराद की मिन्नत समाजत करके इन्हें तरेशिंग की जानिब भेजा गया, लेकिन वहाँ भी कुछ ना मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी इलाके खंगाल डाले गए। पूरा दिन गुजर चुका था, अब रात होने वाली थी। अब सिर्फ एक ही जगह बची थी, जगलूट। अब्दुल राफे, फैजान काज़मी और आमिर अशरफ अलग अलग मकामात पर सर्च ऑपरेशन की टीम्स लेकर चारों दोस्तों की तलाश में लगे रहे। अब हिसाब लगाया गया कि पड़ी बंगला से ससी तक का फासला कितना बनता है। वो लगभग 22 मील का फासला बनता है, जो तकरीबन 1 घंटे का सफर था। जब ससी के इलाके को चेक किया गया तो गाड़ी सुबह 10:23 पर ससी में स्पॉट हो गई। पुलिस समेत तमाम रेस्क्यूदारों को इतला दी गई और फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन पड़ी बंगला से ससी तक भी कुछ ना मिला। अब जो आखिरी रूट बचा था वो ससी से इस्तक नाला तक का था। जब तलाश शुरू की गई तो पता चला कि सारे कैमरे ही खराब हैं और गाड़ी की एंट्री का कुछ इल्म नहीं। उन्हें जमीन खा गई या आसमान, कहीं कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। बहरहाल शिंगत से इस्तक नाला के दरमियान बगैर कैमरों की मदद के फिजिकल सर्चिंग का अमल शुरू किया गया। इस्तक नाला ही आखिरी स्पॉट था। इसके बाद उम्मीदें खत्म थीं। इतने में अचानक गिलगित के एक सहाफ़ी ने खबर दी कि एक गाड़ी बरोमदो नाले में गिरी पाई गई है। अलखिदमत, जो पहले ही ऑन बोर्ड थी, इनके वॉलंटियर बरोमदो नाले में रस्सियों से उतरकर सारा दिन गाड़ी की तलाश करते रहे।
पूरा दिन निकल गया लेकिन कुछ ना मिला। खबर गलत साबित हुई। क्योंकि एक तो ये होता है ना कि चलते हुए नीचे क्योंकि दरिया है, पहाड़ है, ऊपर की तरफ पहाड़ है, नीचे की तरफ दरिया है, तो लोगों की नज़र पड़ जाती है। ये खाई मोड़ की तरफ है थोड़ी सी और उधर से नीचे गिरी है। तो अब रेस्क्यू वालों ने भी उधर से ये गुजरे हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन खुसूसी तौर पर जाके इन्होंने नीचे की तरफ देखा, तब जाके इनको कहीं गाड़ी मिली है। तो फिर तलाश का रुख इस्तक नाला की जानिब किया गया। गाड़ी की एंट्री चेक करने के लिए इस्तक नाला की पुलिस चौकी को दस्तक दी गई। गुजरने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड चेक करने की दरखास्त की गई, लेकिन पुलिस एहलकारों के तल्ख रवैये और अदम ताउन ने अब मुतासिरीन के अहल खाना का पारा भी हाई कर दिया था। अब असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रोंदो को ऑन बोर्ड लिया गया। रात को उसी वक्त वो इस्तक नाले पर पहुंचे, पुलिस एहलकारों की सरजनिश की और फौरी तौर पर एंट्री रजिस्टर का रिकॉर्ड चेक करवाने का हुक्म दिया, लेकिन वहां पर भी एंट्री मौजूद ना थी। अब आखिरी प्लान था, सुबह इस्तक नाले से आगे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, जिसमें कुंजी की रेस्क्यू टीम और इस्तक नाले की टीम दोनों रवाना हो। तय पाया गया कि एक टीम इस्तक नाला की तरफ से गुंजी की तरफ और गुंजी की टीम इस्तक नाले की तरफ रेस्क्यू का काम करेगी। दो टीमों ने इस्तक से गंजी, गंजी से इस्तक, एक टीम ने दम्बोदास, एक टीम बागीचा, एक बाशु और एक टीम ने कचोरा तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यहाँ असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर चारों दोस्तों के अहले खाना को हौसला देते रहे कि कल तक कोई ना कोई नतीजा निकल ही आएगा। इतने में एडीसी साहब के नंबर पर एक कॉल आती है। बताया जाता है कि गाड़ी गंजी के मकाम पर खाई में पड़ी है। ये गंजी की तरफ से इस्तक आने वाली टीम की कॉल थी, जिसने गाड़ी को खाई में देख लिया था। गाड़ी की तस्वीर होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर के जरिए फैजान, आमिर और राफे को भेजी गई तो गाड़ी की तस्दीक हो गई। तमाम रेस्क्यू टीमें, पुलिस एहलकार, चारों दोस्तों की फैमिलीज, दीगर दोस्त सब के सब हादसे के मकाम की तरफ तेजी से बढ़े। ये गंजी पड़ी के चटियल पहाड़ों का एक खौफनाक मंजर था। अगला मंजर इससे भी खौफनाक था। चीलें और गिद्ध इस मकाम की तलाश में पहला इशारा बनी। तमाम के तमाम लोग वहां पहुंच चुके थे। एक अजीब सूरत हाल थी। सब वहीं रुक गए। थोड़ा आगे चले और आगे चले, बस फिर वो नजर आ गए। दूर नीचे पहाड़ों के बीचों बीच सफेद रंग की गाड़ी खाई में गिरी नजर आई। साथ दरिया बह रहा था। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ये वो जगह है कि रोड पर खड़े होने वालों के लिए नीचे देखना मुमकिन नहीं, इसलिए गाड़ी कई दिन तक गुजरने वालों की नज़र से ओझल रही। इंडिपेंडेंट उर्दू के सीनियर सहाफ़ी शबीर इस रास्ते को मौत का रास्ता करार देते हैं। बताया कि ये गनीमत है जो इन चारों दोस्तों की लाशें भी मिल चुकी हैं। 2023 में इसी रोड पर सयाहों की एक गाड़ी दरियाए सिंध में गिरी थी। ना आज तक गाड़ी का कुछ पता चला, ना ही सयाहों का सुराग मिला। पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। अब सबसे मुश्किल मरहला चारों दोस्तों की लाशों को ऊपर तक लाने का था। इसके लिए रेस्क्यू एहलकारों को रस्सी बांधकर मशीन के जरिए नीचे उतारा गया। जब रेस्क्यू एहलकार गाड़ी के करीब पहुंचे तो दिल दहला देने वाला मंजर देखा। गाड़ी कचूमर बनी हुई थी और 3 दोस्त गाड़ी के अंदर ही कुचले पड़े थे, जबकि चौथा दोस्त गाड़ी के करीब एक चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन वो भी जिंदा नहीं था। इसकी जान भी जा चुकी थी। शायद वो आखिरी सांस तक जख्मी हालत में गाड़ी से निकल गया हो। इसने वहां मदद के लिए आसपास देखा होगा, पहाड़ों की खामोशी में जोर जोर से चिल्लाया होगा और इसी हालत में जिंदगी की बाजी हार गया होगा। वो पत्थर तक पहुंचने के बाद कितने घंटे जिंदा रहा ये कहना मुश्किल है। इसके वालिद का ख्याल है कि वो लगभग 2 दिन तक जिंदा रहा, मदद करने वालों की राह देखता रहा और बड़ी हसरत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। लाशें तकरीबन 1 हफ्ता पुरानी थीं और अब डीकम्पोज यानी गलने लगी थी। 5 रेस्क्यू एहलकारों ने रस्सी की मदद से लाशें ऊपर मुंतकिल की। फिर क्रेन की मदद से गाड़ी को भी ऊपर की जानिब खींचा गया। बचपन के दोस्त इकट्ठे रहे, साथ उठे बैठे और अब साथ ही सफरे आखिरत के लिए रवाना हो गए। मैयतें ले जाने के लिए बाबूसर का रास्ता चुना गया, लेकिन बदकिस्मती से बाबूसर के 2 किलोमीटर पहले ब्लैक आइस की वजह से एम्बुलेंस फंस गई। तवील इंतजार के बाद जब बाबूसर क्रॉस किया गया तो सूरज तुलू हो रहा था, जबकि तबाहशुदा गाड़ी को बाजरिया कराकोरम हाईवेज गुजरात भेजा गया। शाम को तमाम एम्बुलेंसेस गुजरात पहुंच गईं।
चारों मैयतों को गुस्ल देकर ताबूत तब्दील करके मुख्तलिफ एम्बुलेंसेस के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया गया। मैयतें घर पहुंचाई गईं तो कोहराम मच गया। वालिदैन, बहनें, भाई बस बेबस थे। तीन दोस्त करीबी रिश्तेदार भी थे। सुलेमान, उमर और वासिफ कजन्स थे। वासिफ 2 छोटी बच्चियों का वालिद था, जबकि उमर की शादी होने वाली थी। हमने जो है ना 2-3 दिन से जैसे मेहंदी होती है ऐसे भी किया। आज हमने बारात निकाली गुलाब के फूलों के सेहरे डाल के, तो 2 दिन बाद हम फिर वलीमा करेंगे। जो फूल का ख़त्म होता है वो हम परसों करेंगे। हमें तो ये सारी ज़िंदगी, ये जब तक हम जिंदा हैं, हमारे रिश्तेदार भी और हम भी, ऐसा बेटा हमने कभी सुना देखा ही नहीं है। ये हादसा इंतहाई तकलीफदेह है, लेकिन सयाहों के लिए इसमें एक सबक भी है। सबसे पहली बात, आप जहां जा रहे हैं वहां की मुकम्मल मालूमात और जाने का तजर्बा ज़रूरी है। अगर ऐसा तजर्बा पहले नहीं है तो एक गाइड को ज़रूर साथ रखें। अगर गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं तो खुद को चाको चौबंद रखें, नींद पूरी रखें और थकावट का शिकार होकर ड्राइव ना करें। ड्राइविंग के वक्त कोई ऐसा इकदाम या मजाक ना करें जिससे ड्राइवर की तवज्जो बढ़ जाए। एक ही शख्स को मुसलसल ड्राइविंग से गुरेज करना चाहिए। जल्दबाजी के बजाय महफूज पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े ट्रक्स को हेडलाइट्स में LED का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि छोटी गाड़ी के ड्राइवर को दिक्कत का सामना पेश ना आए। लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। खतरनाक रास्तों पर हिफाजती बाड़ या दीवार बनाना ज़रूरी है। रास्तों पर डायरेक्शन बोर्ड्स और हिफाजती जाल इंसानी जान बचा सकता है। खुदा ना करे कि इस काम में ताख़ीर से मज़ीद कोई हादसा रोनुमा हो। लिहाजा सफ़र के दौरान हमेशा मोहतात रहें, क्योंकि लम्हा भर की चूक ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है। व्यूअर्स, जाने से पहले मैं अपने चैनल बिप्ता के हवाले से एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोगों के इल्म में होगा कि मैं अपने चैनल बिप्ता पर 4 साल बाद वापस आई हूँ। मैंने इस चैनल को एक नए अंदाज में रीलॉन्च किया है, जहां आपको सियासी और गैर सियासी मौज़ूआत पर बहुत सी मालूमाती वीडियोस देखने को मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपका ताउन और हौसला मुझे हासिल रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि 9 साल की उम्र में बिप्ता पर नशर होने वाली मेरी पहली वीडियो कौन सी थी, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसी 9 साल की उम्र में मेरा पहला इंटरव्यू कौन सा था, तो यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।